चुके थे। वहाँ पे की दुनिया एकदम हमारी दुनिया से अलग है। मतलब वो इंजीनियरिंग में, वास्तुकला में, तकनीक में हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन जो वहाँ के लोगों की ज़िंदगी है, जितना अनुशासित ज़िंदगी मैंने देखी, शांत ज़िंदगी देखी, वो कल्पना मैं भारत में नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं पूर्व प्राचार्य वाईडी कॉलेज डॉक्टर डीएन मालपानी सर। डीएन मालपानी सर अभी हाल ही में जापान से यात्रा करके लौटे हैं। हम जानेंगे डॉक्टर साहब के श्रीमुख से वहाँ की यात्रा का वृतांत। सर, आप जापान से लौटे हैं तो थोड़ा सा वहाँ के हमारे ऑडियंस को वहाँ का वृतांत। मेरी पहली विदेश यात्रा थी। वहाँ का समय यहाँ के समय से 3.5 घंटे आगे रहता है। हम लोग जापान एयरलाइंस के फ्लाइट से सुबह 4 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से गए थे, नरीटा एयरपोर्ट से, जो कि टोक्यो में पड़ता है। तो वहाँ पे भारतीय समय अनुसार हम लोग 12 बजे पहुँचे, लेकिन वहाँ पे 3:30 बज चुके थे। वहाँ पे की दुनिया एकदम हमारी दुनिया से अलग है। मतलब वो इंजीनियरिंग में, वास्तुकला में, तकनीक में हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन जो वहाँ के लोगों की ज़िंदगी है, जितना अनुशासित ज़िंदगी मैंने देखी, शांत ज़िंदगी देखी, वो कल्पना मैं भारत में नहीं कर सकता। सर, ऐसे दौर में आपने यात्रा की जब वैश्विक स्तर पे युद्ध की विभीषिका से पूरा विश्व लगभग कहीं ना कहीं प्रभावित है। जैसे कि यहाँ वहाँ भी मशीनरी काफ़ी हैं और यहाँ पे जैसे कि तेल के और तमाम तरीके के क्राइसिस हो रही हैं। सर, वहाँ पे क्या आपने देखा कुछ? ये मैंने गौर किया कि वहाँ पे सरकार ने हल्की सी अपील की थी कि वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है। टोक्यो शहर की बात कहूँ मैं, 1927 में वहाँ पे गिंजा रेल लाइन सबसे पुरानी एशिया की बनी हुई मेट्रो रेल बेसमेंट 1 है, बेसमेंट 2 है। पूरे शहर में मेट्रो रेल का जाल बिछा हुआ है। वहाँ पे टैक्सी बहुत महंगी है, कारें हैं, लेकिन लोग कार में चल के पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलते हैं। जनता वहाँ की साइकिलिंग अब भी कर रही है। पैदल चलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मैंने एक बात और गौर की, जब वहाँ पे जो बिल्डिंगें, बड़ी बिल्डिंगें थी, रात के समय मैंने गौर किया कि उनकी लाइट कम जल रही थी। क्योंकि थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम तो थी वहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को जापानी नहीं आती और जापानी लोगों को अंग्रेजी नहीं आती। जो होटल में स्टाफ था वो थोड़ा बहुत जानता था, तो उन्होंने बताया कि सर दिस इज बिकॉज ऑफ एनर्जी सेविंग। पहले पूरी बिल्डिंग की लाइट जलती थी, वो ऑफिस ऑफ होने के बाद बिल्डिंग में 1-2 फ्लोर लाइट जलती है, जिससे कि एनर्जी सेविंग की। जैसे मैंने एनी रेस्ट्रिक्शन बोले नो, वहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया सरकार ने। हम लोग खुद जागरूक कि इस वक्त देश संकट में है, क्योंकि उनके यहाँ भी इम्पोर्ट होता है और एनर्जी सेविंग का नहीं, तो उन्होंने अपने मन से एनर्जी सेविंग करना शुरू कर दी। सर, इंडिया में आप तमाम सामाजिक सरोकारों से जुड़कर, तमाम समाजसेवी संस्थाओं, समूहों, संगठनों से जुड़कर सामाजिक उत्थान में अहम योगदान देते रहे हैं। तो यहाँ की परिवेश, सामाजिक परिवेश और वहाँ के सामाजिक परिवेश में क्या अंतर पाते हैं? देखिए, सामाजिक परिवेश तुम देख पाए, लेकिन जो मैंने अनुभव किया घूमते हुए वहाँ पे, कि एक तो वहाँ पे सरकार को जनता पे विश्वास है। हमारे यहाँ कोई भी सिस्टम शुरू होता है उसमें अविश्वास से शुरू होता है, वहाँ विश्वास से शुरू होता है। मैं बड़ा सिंपल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम लोग टोक्यो में घूम रहे थे। हम लोग गए थे टोक्यो टावर के, तो बगल में एक मंदिर था। मंदिर में पहुँचा तो वहाँ पे भी सिस्टम, बौद्ध धर्म ज़्यादा है। मंदिर में पैगोडा बनता है 1, 2, 3, 4। तो वहाँ पे एक जगह मैंने देखा, पढ़ा, थोड़ा सा समझ में आया कि वो मन्नत मांगने की जगह थी। तो उसमें 100 येन, 200 येन, 300 येन, 400 येन, 500 येन। तो उसमें कहा था कि बगल में गुल्लक रखा हुआ था, आप जो आपको मन्नत मांगनी है उतना उठा लीजिए, उसमें उतना पैसा डाल दीजिए। पूरे मंदिर में 4-5 पैसे बनते, एक में एक व्यक्ति बैठा मिला। तो मुझे बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि अगर हमारे अगर ऐसा हो तो आदमी आपका कैश बॉक्स ही लेके चला जाए। वहाँ के लिए एक व्यक्ति इतना बड़ा मंदिर मैनेज कर रहा था। मान चल रहे थे कि जो व्यक्ति मन्नत वाला उठाएगा वो उतना उसमें येन डाल के, जो उनकी मुद्रा वो डाल के उठाएगा। तो वहाँ पूरा सिस्टम ही चलता है कि व्यक्ति गड़बड़ नहीं करेगा। मैं माल घूमने गया,
अपने माल में अंदर घुसते हुए चेकिंग होती, वहाँ पे स्कैनिंग थी नहीं इस ढंग की, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी इतनी समस्या नहीं कि सिक्योरिटी कर माल से बाहर निकलते भी कोई चेक नहीं करता कि आपने बिल पेमेंट किया कि नहीं किया। अगर आप जा रहे हैं तो आप मानते हैं कि वो आप पेमेंट करके ही निकल रहे होंगे, आपकी कहीं माल की चेकिंग नहीं होती है। सर यहाँ की संस्कृति और वहाँ की संस्कृति में क्या अंतर? अब संस्कृति तो मैं बहुत नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगा कि वहाँ का व्यक्ति जो मिल रहे थे, जो एक उनके चेहरे पे मुस्कान दिखाई पड़ रही थी, वो संतुष्ट दिखाई पड़ रहे थे। उस साथ में वो वहाँ पे मुझे लगा कि वो लोग वहाँ पे कुछ नियम कानून उन पे लादे नहीं गए, वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं जी। जैसे मैंने बताया ना कि आपको कि वहाँ पे अब भी लोग पैदल बहुत चल रहे थे। मैं एक शिबुया क्रॉसिंग गया था, ये टोक्यो में पड़ती है। शिबुया क्रॉसिंग इसलिए फेमस है कि एक बार जब हरी बत्ती से लाल बत्ती से हरी बत्ती होती है, वो क्रॉसिंग खुलती लाल बत्ती होने पर, क्योंकि बच्चे वो पब्लिक जो क्रॉस करती लाल बत्ती होने क्रॉस करती, वो 1 मिनट जब बंद होती है, वो लाल बत्ती होती है, तो उसमें 2,500 से 3,000 लोग वहाँ पे क्रॉसिंग पे क्रॉस करते हैं। तो उसको देखने के लिए भी पर्यटकों की भीड़ लगी थी। मुझे एक वाकई याद है, मैं जब बम्बई गया था कोलाबा में, तो जो हमारा मेरिन ड्राइव उसके पास भी एक ऐसी था जहाँ पे 500-600 आदमी करते, लेकिन हमारे उसका प्रचार प्रसार नहीं। तो वहाँ पे 2,500 आदमियों में 1,000 विदेशी होगा और 1,500 जापानी होंगे। सर आप एक शिक्षाविद हैं, तो वहाँ की शिक्षा और यहाँ की शिक्षा, जैसे कि यहाँ पे बच्चा पढ़ता ही जाता है, जबकि वहाँ पे देखते हैं कि बहुत छोटी सी उम्र में सेटल हो जाता है। शिक्षा के बारे में तो ज़्यादा, लेकिन मुझे लगा कि चूंकि वहाँ की शिक्षा मातृभाषा में है, क्योंकि मतलब कि वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग लोग बहुत कम थे। वही जो थे कि जो होटल इंडस्ट्री से जुड़े थे, थोड़ा बहुत जो हमारे मैं एक बार कल टूरिस्ट बस चला तो वो हल्की फुल्की अंग्रेजी बोल पा रहा था, बहुत हल्की फुल्की, मतलब काम चलाऊ। तो जनरली वहाँ की मातृभाषा होती है। और थोड़ा सा क्या कि मैंने क्या बताया कि वहाँ पे पब्लिक को सरकार पे भरोसा है और सरकार को पब्लिक पे भरोसा है। मैंने क्या बताया कि वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं किया, लेकिन बड़ी बिल्डिंगों में 1-2 मतलब वहाँ 50, 60, 70 उसकी बिल्डिंगें हैं, तो मुश्किल से ऊपर 1-2 लगी, फिर बीच में जली लाइट। उन्होंने लाइट जलाना खुद बंद कर दी कि लाइट हमें सेविंग करनी, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस है। सर अगला सवाल हमारी ऑडियंस पूछे उससे पहले हम अपील करना चाहेंगे, यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं सर? जापान जो है वो अपने राष्ट्रवाद के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। तो वहाँ का सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में जापान में राष्ट्रीयता को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है और नागरिक कर्तव्यों का भी बहुत महत्व है। तो उस दृष्टि से आपने कैसा अनुभव किया? वाले हैं, कहीं स्कैनिंग नहीं है, कहीं चेकिंग नहीं होती, सामान लेके जा रहे हैं। केवल एयरपोर्ट पे स्कैनिंग और चेकिंग, जैसे अपने हर माल पे घुसने पे होती, मेट्रो पे होती, बुलेट ट्रेन में भी चढ़ा, वहाँ भी कोई चेकिंग नहीं थी। और मैं अपना एक वाकया बता रहा हूँ, कोयटा हम लोग गए थे। कोयटा सिटी पहाड़ी पे है, और जो वहाँ का हाईवे था वो मुश्किल से 2 वे ही था। और जिस हम लोग नेशनल हॉलीडे था, सर 5 मई थी, मुझे याद आ रहा है। तो मैं एक ही दिन टूरिस्ट बस में गया था, तो हमारी बस करीबन 40 मिनट जाम में फंसी रही, लेकिन न तो मैंने किसी हॉर्न की आवाज़ सुनी, न किसी को मैंने लाइन तोड़ के जाते देखा हुआ। वैसे वहाँ सामान्यतः मैंने हॉर्न की आवाज़ सुनी ही नहीं गाड़ियों की, बहुत रेयर केस में हॉर्न बजाता, अदरवाइज सब अपनी लेन में चलते हैं, बड़े शांतिपूर्वक चलते हैं। सर आप अपनी यात्रा का वृतांत बताएं। जैसा कि आपने अभी बताया था कि कोई पशु जो है हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहा था, इस तरीके के जो आपकी यात्रा के प्रमुख बिंदु हैं, जो यादगार स्मृतियां जो आप वहां से लेके आए हैं, सर उनका थोड़ा सा देखिए। तकनीक तो बताया कि वहाँ बिल्डिंगें बहुत अच्छी थी। जब जगह जगह एक हम लोग टावर गए थे, तो वो सबसे दुनिया का ऊंचा टावर है। केवल उससे 2 ही बड़े हैं, एक तो आपका नाम क्या ही है, बुर्ज खलीफा, एक मेड्रिक का, लेकिन वो रिहायशी बिल्डिंग है, तो उसमें कुछ है, केवल टावर था वहाँ पे। सेकेंड चीज़ जो कि मैं न्यारा, जो कि प्रथम राजधानी मानी जाती है, वहाँ पे प्राचीन मंदिर भी उनका, बौद्ध मंदिर भी, उस कुछ भी मंदिर है। तो वहाँ पे एक अभयारण्य था, मतलब एक वन था जहाँ पे कि हिरण थे। तो हिरण वो काफ़ी लोगों से घुले मिले हुए थे। अगर आप उनको, एक तो वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन था कि आप जो वहाँ पे जो फूड प्रोडक्ट बिक रहा था उसी को लेके आप दे सकते हैं, अपने तरफ से कुछ नहीं देंगे।
सेकंड चीज थी कि वो हिरन इतने एक्सपर्ट थे जो थोड़ा बड़े हो गए थे, अगर उनको आप जापानी नमस्कार से झुक के होता ना तो आप कहीं तो वो हिरन भी आपको उसका प्रत्युत्तर दे रहा था, इतना ट्रेंड कर रखा था। क्योंकि वहां लोग तंग नहीं करते तो हिरन भी बहुत फ्रेंडली थे, वो आराम से आपके पास आ रहे थे क्योंकि जानते थे हमको ये जो मनुष्य आ रहा है हमको हानि नहीं पहुंचाएगा। और कुछ हमारी ऑडियंस से कहना चाहें आप? जापान को देख के मुझे लगा कि एक तो वहाँ पे लोग जनरली जो दिखाई पड़ते थे मुस्कुराहट दिखाई पड़ती थी, भाषा की समस्या थी, लेकिन आप अगर आप कुछ पूछिए तो वो काफ़ी हेल्पफुल थे। जैसे मेरे बेटे ने बताया कि वो फ्रांस गया, जर्मनी गया, वहाँ पर की पब्लिक इतनी हेल्पफुल नहीं, जापान में हेल्पफुल थे, नहीं समझ में आता था तो वो इशारे सुनाते थे या कहते थे मतलब स्कैनिंग करके प्लीज स्कैन दिस। तो मतलब वहाँ की जनता बहुत कोऑपरेटिव थी। और हम लोग गए सो टूरिस्ट प्लेस था तो टोक्यो में, और हम टोक्यो गए, न्यारा गए, क्योटा गए और ओसाका गए। ओसाका थर्ड या सेकेंड लार्जेस्ट सिटी जापान का, बुलेट ट्रेन से आए गए। तो बुलेट ट्रेन जब आई, बुलेट ट्रेन आने के 3-4 मिनट में सवारी उतर गई, उसमें से 16 डिब्बे थे बुलेट ट्रेन, ध्यान मुझको, और चढ़ने में केवल 10-12 मिनट लगे। उसमें था इंडिकेशन की सीट नंबर 2 वो थे उसमें, तो इंडिकेशन था, तो 10-12 मिनट में सब चढ़ गए। तो मतलब बुलेट ट्रेन आने के 20-22 मिनट में ही बुलेट ट्रेन मतलब उतरना है तो मतलब चढ़ने वाले उतरने उतर गए, चढ़ने वाले चढ़ गए। नहीं तो जनरली वहाँ पे बुलेट ट्रेन इतनी अधिक है कि टोक्यो से ओसाका आने के लिए सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक हर 15 मिनट में 10-15 मिनट में एक ट्रेन है। सर, जापान इतनी, जैसा कि हमने सुना है, जापान इतनी विषमताओं के बावजूद विकसित राष्ट्र में आता है। और भौगोलिक स्थिति अगर देखी जाए हमारे इंडिया की, कि कृषि प्रधान देश है, हर जलवायु यहाँ पे है, हर चीज़ है, इसके बावजूद आज तक हम विकासशील देश में आए। वहाँ बताया जाता है कि लकड़ी के मकान बनते हैं, जगह जगह समय समय पे ज्वालामुखी आती जो पूरी तरीके से बर्बाद कर देती, इसके बावजूद वो विकसित देश में है। सर, इसके पीछे क्या कारण? जो पुराना जो दिखाई पड़ा तो पेगोडा जो बने थे तो लकड़ी के बने थे, बल्कि हम ओसाका में केसेस गए थे, महल में गए थे, पुराना बाहर का स्ट्रक्चर तो लकड़ी का था लेकिन अंदर उन्होंने नया बना दिया था। मैंने क्या बताया आपसे कि भूकंप आज भी रहा वहाँ पे, लेकिन क्या बताया मैंने, ओसाका और जापान दोनों जगह आपके सरफेस के नीचे पूरी दुनिया अलग बसी हुई है। बेसमेंट 1, बेसमेंट 2। बेसमेंट 1 में मार्केट साथ चल रहा, वहीं मेट्रो स्टेशन भी है। हर चौराहे पे 100, 200, 250 मीटर पे आपको मेट्रो स्टेशन जाने का रास्ता मिल जाएगा। वो बात दूसरी कि मेट्रो स्टेशन आपको 2.5 किलोमीटर चल के अंदर मिले, तो पूरी एक बनी हुई है। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त है जी। मैं एक उमेदा बिल्डिंग गया था, तो 36 तक तो हम लोग गए थे लिफ्ट से, और 3 गए थे हम लोग किससे, आपका नाम क्या, एस्केलेटर से। मेरे पास कुछ के फोटोज हैं, कुछ हैं, तो आप देखेंगे पूरा इतना क्लियर स्काई व्यू आ रहा है ऊपर से 39वीं बिल्डिंग से कि आपको जितने पुल वो स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो वहाँ मुझे पोल्यूशन बहुत कम लगा, जंगल ज़्यादा है, कृषि योग्य भूमि कम है। वहाँ पे चूँकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो वहाँ नॉनवेज खाना और सी फूड बहुत सस्ता था और वेज खाना बहुत महंगा था। प्रोसेस्ड फूड सस्ता मिल रहा था। अगर आप ब्रेड, जैसे कि ब्रेड चाहिए वो 100 रुपये 100-150 मिल रही थी, लेकिन अगर वो गर्म खाना चाहिए, दाल चाहिए या मान लीजिए आपको नान चाहिए, मतलब वो कम, एक तो रेस्टोरेंट बहुत कम थे और दाल भी 800, 1000-1200 येन की, खाना भी मतलब वो इंडिया के हिसाब से जो, क्योंकि वहाँ मैनुअल लेबर जो था वो महंगा था, तो इसीलिए वहाँ पर अगर आप खाना रेस्टोरेंट में खाना तो आपको बहुत महंगा पड़ रहा था। सर, जैसा कि आपने बताया कि राष्ट्रवाद, अनुशासन, ये 2 मुख्य उनके वो हैं। चलते चलते और क्या सर हमारे इंडिया की ऑडियंस से और क्या आप देना चाहेंगे? देखिए, जापान देख के लग रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का समय वो काफ़ी हद तक समाप्त हो चुका था जी। ठीक है कि ये लोग कुछ कहते हैं कि अमेरिका ने गारंटी दी थी कि हम सिक्योरिटी करेंगे, लेकिन वहाँ के लोग मेहनती हैं। वहाँ पे सीनियर सिटीजन की एज भी 65 प्लस पे होती है, और लोगों ने बताया कि इस समय एज फैक्टर की वजह से कुछ थोड़ा सा हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है। लेकिन मैंने एक बात बड़ी अच्छी गौर की वहाँ पे कि सब लोग खुद अपना काम कर रहे थे, बच्चों को साथ लेके चल रहे थे। अगर बच्चा 3-4 साल का भी है
तो मैंने देखा कि उस बच्चे के पास अपना खुद का एक बैग था। इन्हीं बच्चों को शुरुआत से स्वावलंबी बना रहे थे। या तो वो छोटे बच्चे थे तो ट्राली पे चले तो लेके चलते थे, वहाँ सभी का सिस्टम है कि आप मतलब व्हील चेयर लेके जा सकते हैं हर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में। मेन कि बच्चों को लगता है शुरुआत से शिक्षा वहाँ दी जाती कि आपको स्वावलंबी बनना है। छोटा बच्चा 6 साल का तो वो अपना किट अपना पानी की बोतल सब कुछ लेके साथ चल रहा है। और ये भी मालूम पड़ा कि वहाँ पे स्कूल में बच्चों की ड्यूटी लगती है क्लीनिंग के लिए या गार्डनिंग में पानी डालने के लिए। तो बच्चों को शुरुआत से ही सिखाया जाता है कि हमको श्रम करना है, श्रम भी मूल्यवान है। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर DN मालपानी सर को, जो कि अभी जापान से लौटे हैं और अपनी उन्होंने पूरे यात्रा का वृतांत बताया आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, हमें देखना ना भूलें। आपने अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।